प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल? मज़े में सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है? तो मेरा नाम महेश शर्मा और यहाँ अपन कर रहे हैं 11th की फिजिक्स भी कर रहे हैं और 12th की फिजिक्स भी कर रहे हैं। मतलब 11th के लेक्चर से मैं अपलोड कर रहा हूँ और 12th के लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप 11th क्लास में हैं तो 11th के लेक्चर्स देखिए और 12th क्लास में है तो 12th के आप लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स देखिए। आज अपन करने वाले हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एंड क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें आज अपना लेक्चर नंबर 3rd है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको जाके देखिएगा। आज अपन क्या करने वाले, आज करेंगे 12th फिजिक्स के यानी चैप्टर फर्स्ट का कूलॉम का नियम, जो इंपॉर्टेंट लॉ है, यानी आपको आना चाहिए आगे टॉपिक समझने के लिए। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। तो ये क्या बताता अपने को कि 2 आवेशों के बीच बल कितना होगा, परिणाम क्या होगा। क्योंकि अभी तक अपन ने पढ़ा है कि अगर दो आवेश मान लो धन आवेश है, प्लस प्लस, या फिर ऋण आवेश है, माइनस माइनस, ये दोनों एक दूसरे का करेंगे, यानी समान प्रकृति के आवेश ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ऐसे ही चाहे ऋण आवेश हो, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। 1 मिनट, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इस बल का परिणाम क्या होगा, या फिर एक धनावेश हो या फिर एक ऋणावेश हो, तो इनके बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो इस बल का परिणाम क्या होगा, इस बल का, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो ही अपने को कूलॉम साहब ने बताया। तो नियम क्या था देखिए, समझाते हैं कि मान लो आपके पास 2 आवेश है, मान लेते 2 आवेश है Q1 और Q2। मान लिया कि 2 आवेश है, एक आवेश मान लेते Q1, चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q से दिखाते हैं आवेश को, और एक आवेश मान लेते हैं Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R। कितने मान लिया, इनके बीच की दूरी को अपन ने R मान लिया। तो देखिए ये आवेश 1 आवेश 2 पर बल लगा रहा होगा, इसको अपन लिखते हैं F21 और वेक्टर भी लगा देते हैं सदिश, क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मीनिंग अभी आगे अपन और पढ़ेंगे कूलॉम नियम का सदिश रूप के अंदर, और वहाँ पे ढंग से क्लियर और हो जाएगा। अभी थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि आवेश 2 पर, ये आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण बल, आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण बल, या आवेश 2 पर आवेश 1 द्वारा लगाया गया बल। इसी प्रकार ये आवेश 2 भी आवेश 1 पर बल लगाएगा। और मैं मान रहा हूँ कि दोनों आवेश अभी समान प्रकृति के, इसलिए यहाँ मैं प्रतिकर्षण बल दिखा रहा हूँ। ये एरो इधर भी आ सकता है, अगर मान लो ये प्लस और ये माइनस हो तो यहाँ पे क्या होगा, फिर अट्रैक्शन होगा। ये बातें मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताई थी। तो यहाँ आएगा F12 वेक्टर लिख दो, ठीक है। अब देखिए जो होता क्या है, F12 वेक्टर और F21 वेक्टर ये दोनों परिणाम में बराबर होते हैं, केवल दिशा में ही विपरीत होते हैं। तो मैं इनका परिणाम थोड़ी देर के लिए F मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, F मान लेता हूँ। अब ये जो F होगा वो समानुपाती होता है Q1 Q2 के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसा आपने 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण में 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर G m1 m2, बस वो का वो ये, वहाँ m1 m2 थे, यहाँ पे Q1 Q2 होने वाले हैं। तो होता क्या है, मीन्स इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, इन दोनों परिणाम में इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल लो। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप समीकरण नंबर 2 बोल दो। क्लियर है बात। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, कौन सा बल भाई, आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, वैद्युत बल, क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से एक बार समझिए, बाद में आराम से उतारना। समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप क्या बोल सकते हो, F समानुपाती Q1 Q2 बटे में R²। F समानुपाती, 1 मिनट रुकना, F समानुपाती Q1 Q2 बटे में R², यानी समीकरण, भाई देखो यहाँ समानुपाती और यहाँ मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया अपन ने। अब क्या होगा आप जानते हो, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक क्या आता है, साइंस के अंदर आप जानते हो, जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो क्या लगाते हैं, बराबर का चिन्ह और एक नियतांक लगाते हैं। उस नियतांक को आप बोल रहे हैं K, तो F बराबर आपको मिलेगा F बराबर K Q1 Q2 बटे में R²। तो ये हो गया आपका कूलॉम नियम का फॉर्मूला, F बराबर K Q1 Q2 बटे में R²। ठीक है। अब देखिए यहाँ जहाँ K क्या है, जहाँ K बराबर K एक समानुपातिक नियतांक है। क्या है, समानुपातिक
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या इसी को और बोल सकते हैं आनुपातिक स्थिरांक है, जहाँ के एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान मात्रक पद्धति, कौन सी मात्रक पद्धति है, CGS है, MKS है, FES है, जानते हो मात्रक पद्धति वह माध्यम पर निर्भर करता है। किसके पे, माध्यम पर, यानी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की तरह ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, मतलब ये माध्यम पर डिपेंड करता है। कूलाम बल माध्यम पर भी डिपेंड करता है। लिखा आपने क्या, के एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान मात्रक पद्धति वह माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम इनके बीच में मीन्स हवा है या ऑयल है या मिल्क है, मीन्स पेट्रोल है, डीजल है, इनके बीच में मीडियम क्या है, हवा है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल, इससे मीडियम या ग्लिसरीन जो भी है मीडियम पर डिपेंड करता है। हवा के लिए देखिए, हवा और निर्वात को अपन लगभग एक ही मानते हैं। हवा और निर्वात के लिए इस के का जो मान है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इसका जो मान आता है वो आता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। मात्रक निकालना आता है भाई, के का मात्रक निकालना, देखो इसको देखो, तो के का मात्रक निकालना है तो आप के बराबर F/r², इसको इधर गुणा कर दो और Q1 Q2 बटे में आ जाएगा। अब F क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, R क्या है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर, और यहाँ पे क्या लग रहा है, स्क्वायर, तो मैंने मीटर का स्क्वायर कर दिया। और नीचे क्या, आवेश Q1 Q2, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम इंटू कुलाम क्या बन जाएगा, कुलाम स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मात्रक ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये के का मान आपको बिल्कुल रट्टा मारना है, के का मान रट लेना है। हवा के लिए, निर्वात के लिए जो के का मान आता है वो आता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की, इस एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका जो मान होता है वो भी आपको रट्टा मारना है, 8.85 × 10⁻⁻12। और इसका जो मात्रक इसका उल्टा होगा, कैसे भाई, एप्सिलॉन नॉट बराबर, आप इसको यहाँ ले आओ, ये कोई यहाँ ले आओ, 4 पाएगा तो कोई नियतांक होगा नहीं, तो इसका उल्टा होता है इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे, मतलब कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, या पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो अब देखिए, यहाँ अपन कूलाम नियम का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे F बराबर के की जगह लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R²। यह आ गया कूलाम नियम का फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आएगा। अब एग्जाम में कूलाम का नियम आता तो पहले आपको वहाँ लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, तो क्या लिखना पड़ेगा, ये सारी बात आपको दिमाग में, ये फॉर्मूला दिमाग, ये दोनों बात, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दिमाग में रखो। जैसे आता है कूलाम का नियम, तो यहाँ लिखना स्टार्ट करोगे, क्या लिखोगे, देखो इसको लिखोगे, इस नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य, इस नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको ये काम बाद में करना है। कूलाम का नियम लिखना है, तो ये दोनों समीकरण आप अपने दिमाग में बैठाओ। एक बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कूलाम का नियम का कथन लिखिए, तो क्या लिखोगे, ये दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 अपने दिमाग में बैठाओ। फिर क्या लिखोगे, इस नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वह ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, क्रिया रेखा के अनुदिश लगता है, यानी कूलाम बल एक केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। कैसा बल है, केंद्रीय बल है। कैसे, ये बात आपको समझ नहीं आ रही। देखिए, या तो ये बल है ना, या तो ऐसा लगेगा या फिर ऐसे लगेगा, ऐसा नहीं जैसे मतलब ऐसे जा रहा है ऐसे भाग रहा है, ऐसा नहीं होगा। या तो ऐसे या फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा। परिणाम में बराबर दिशा में विपरीत है, लेकिन ये भी किधर,
परिणाम में तो बराबर है, ऐसा नहीं, देखो परिणाम में बराबर तो ये भी है, F12 मान लो नीचे कर दो या F21 ऊपर कर दो, परिणाम में बराबर हो गया, दिशा में विपरीत। लेकिन ऐसा नहीं होगा, या तो ये इधर लगेगा या इधर लगेगा। यानी आपका जो कूलाम बल है वो एक सेंट्रल फोर्स से केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल हालांकि ज़्यादा अपने सिलेबस में नहीं है, आप आगे पढ़ोगे, लेकिन सेंट्रल फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल भी सेंट्रल फोर्स है और आपका कूलाम बल भी एक, मतलब कूलाम जो कूलाम बल है, विद्युत बल है, वो भी आपका एक सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है। समझ में आ गया? तो क्या लिखोगे, दोबारा बोल रहा हूँ मैं फिर से, कूलाम नियम लिखोगे, लिख लिया होगा, लिख लो ये बात, लिखो यहाँ पे कि नहीं दो, इस नियमानुसार कि नहीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वह ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। बस ये लिखोगे, उसके बाद ये डायग्राम बना के आपको यहाँ तक पहुँच जाना, ये 2 लाइन लिखने के बाद। ठीक है, पॉज करके ये जो मैंने बात बोली उसको लिखिए, कुछ नहीं करना, इस बात को अपने शब्दों में लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आप ये यहाँ तक नोट करो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कूलाम बल का फॉर्मूला याद हो गया, F बराबर K(Q1Q2) बटे में R²। F बराबर K(Q1Q2) बटे में R², जहाँ पे K का मान क्या है, K का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना था, 9 × 10⁹। ये बातें अपने न्यूमेरिकल से में काम आएगी, जहाँ अपन कहीं पे इसकी जगह ये रख देंगे या इसकी जगह ये रख देंगे, जैसे सोल्व हो तो न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करेगा, वहाँ अपने मतलब केस से अपने को ईजी वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ तक पहुँच जाइए। ओके, क्लियर? तो ये अपन ने बात कहाँ की है, ये अपन ने बात की है वैक्यूम में, हवा में, निर्वात में। कहाँ बात की है, निर्वात में। अगर मान लो माध्यम में लिखना हो, किस में लिखना हो, माध्यम में, तो माध्यम में क्या करते, देखिए माध्यम में ऐसा लिखते हैं, माध्यम में अगर लिखना है तो माध्यम में क्या करोगे, इसको मैं FM बोलता हूँ, मीडियम। तो मीडियम में क्या करते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन क्या यूज करते हैं, सिंपल एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं, पढ़ना आ गया इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, EPSILON, और यहाँ पे बीच में ये नीचे लग रहा है 0 सा, इसको नोट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नोट, इसको पढ़ा जाता है। तो मीडियम के लिए सिंपल बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे नोट नहीं लगाते हैं, Q1Q2 बटे में R², Q1Q2 बटे में R², जहाँ इस एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, इसको बोला जाता है, किसको, एप्सिलॉन को। तो ये हो गया आपका माध्यम, M फॉर मीडियम, जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऐसे ये सब मीडियम बोलते हैं। हवा के अलावा इन्हीं आवेशों को उठा के हम किसी माध्यम में पटक दिया, डाल दिया, रख दिया, तो बल का मान ये होता है। वहाँ अपन यूज करते हैं एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन से एप्सिलॉन यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो इतनी बात आप नोट कीजिए। अब यहाँ कुछ बातें आती है आपको, देखिए इस K का मात्रक पता हो गया, तो K की विमा, और K के साथ साथ इंपॉर्टेंट एप्सिलॉन नॉट की विमा। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल ली तो K की उल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक आप सवाल करना चाहिए आपको, क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखिए, एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखिए। देखो बुक में ये मतलब एग्जाम में ऐसा रहता है, निर्वात की विद्युतशीलता की विमा लिखिए। आपका जो कंप्यूटर एग्जाम में नीट वगैरह, जेई वगैरह, वहाँ भी इसकी विमा काम में आएगी आपको। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखिए, तो निकाल सकते हो। देखिए विमा के लिए आपको या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए या मात्रक पता होना चाहिए। तो मात्रक क्या है, कूलाम² पर न्यूटन स्क्वायर। तो विमा क्या आएगी, देखिए विमा इसकी आएगी, विमा लिखो, इसका सोल्यूशन देखिए, आंसर लिखो इसका, विमा क्या आएगी, कूलाम²। कूलाम क्या है, आवेश। तो मैं एक बात बोलूँगा यहाँ पे आपको, आपने 11th क्लास में विमा पढ़ी है, तो आपको वेग, त्वरण, मैंने क्या क्या बोला, वेग, त्वरण, बल, कार्य और आवेश, इनकी विमा आपको याद होनी चाहिए। इनकी, वेग की, त्वरण की, बल की, कार्य की। ये अगर याद नहीं है तो आप ऊपर लिखने बताता हूँ। वेग की जो विमा होती है वो होती है L1T-1, M0 वो लगा सकते हैं आप, लगाओ तो कोई जरूरी नहीं है, L1T-1। त्वरण की जो विमा होती है वो होती है L1T-2, और बल की होती है, इसमें साथ द्रव्यमान और आ जाएगा भाई, बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये आएगी M1 L1T-2, और ये आपको पता है इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। और कार्य की होती है M1 L2T-2, T-2 लिखा मैंने यहाँ पे। और आवेश की होती है A1T1। ये विमा आपको याद होगी तो आपको यहाँ बहुत फायदा मिलने वाला है। ये आपको रट लेनी है। वेग की
L1T-1, त्वरण की L1T-2, बल की M1L1T-2, कार्य की M1L2T-2, आवेश की A1T1। ये विमा आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मेरा वीडियो पढ़ा है, हो सकता नहीं पढ़ा, वैसे सब पढ़ के आएगा, ऐसा तो क्या बात है, विमा सबने पढ़ी होगी, ठीक है। फिर भी नहीं आती तो मैंने यहाँ बता दिया आपको, ये रट लो, ये आप रट लो, ठीक है। A1T1, क्योंकि विमा तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है आपका, 11वीं क्लास स्टार्ट हम यहीं से करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और मापन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो विमा क्या है, देखिए ऊपर यहाँ देखो, तो विमा निकालने के लिए आपको या तो फॉर्मूला पता हो या मात्रक पता हो, तो यहाँ पर दो मात्रक पता कितना, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम यानी आवेश, आवेश में क्या होती है A1T1, तो यहाँ आप लगा दो A1T1 का स्क्वायर, ठीक है भाई, स्क्वायर लग रहा है। नीचे क्या, न्यूटन, न्यूटन मतलब बल, बल की में क्या होती है M1L1T-, तो यहाँ लिखो M1L1T-2, और नीचे यहाँ पे कौन है, नीचे यहाँ पे मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर यानी दूरी, तो दूरी के लिए तो क्या होता है, देखो दूरी के लिए तो L होता है ना, दूरी के लिए क्या आता है, दूरी के लिए अपन यूज करते हैं L, द्रव्यमान के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल M यूज करते हैं, समय के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल T यूज करते हैं, और विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए कैपिटल A यूज करते हैं, तापमान के लिए थीटा यूज करते हैं या कई बार K भी यूज कर लेते हैं, इतनी बातें आपको पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी की जगह क्या आएगा L, और यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो अपन L2 कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लो, तो देखिए M1 अकेला ये ऊपर जाके बन जाएगा M-1 बन जाएगा, L1 L2 नीचे बनेगा भाई, यहाँ L की पावर 1, यहाँ L की पावर 2, तो L की पावर 3 बन जाएगा, तो यहाँ नीचे L की पावर 3 है तो ऊपर जाके L की पावर -3 बन जाएगा। अब देखिए T1 ऊपर T स्क्वायर बनेगा, नीचे T की पावर -2, ऊपर जाके +2 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा T की पावर 4 बन जाएगा। कैसे, ऊपर +2 था और नीचे वाला -2, ऊपर जाके +2 बन जाएगा, तो T की पावर 4 हो जाएगी, और A स्क्वायर, तो ये आ गई किसकी, एप्सिलॉन नॉट की विमा आ गई। अब K की निकालनी है तो K की उल्टी हो जाएगी, M1L3 T-4 A-2 आ जाएगी, K की विमा इसकी उल्टी हो जाएगी। तो आप K की भी आपको अगर एग्जाम में पूछा तो आप लिख लोगे, और ये बात आप एक्स्ट्रा आपकी कॉपी में कहीं ऊपर लिख लेना, क्लियर है। ये विमा के बारे में 11th का पार्ट था थोड़ा सा, तो ये आपको मैंने यहाँ पे विमा बता दिया। ओके, अब आगे चलते हैं। निर्वात में क्या होता है देख लिया, माध्यम में क्या होता है अपन ने देख लिया, मात्रा के बारे में अपने बात कर ली। अब आगे एक टर्म आती है आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या उसको बोलते हैं परावर्तनांक। तो इसको मैं रब कर दूं यहाँ तक। कूलाम का नियम क्या आपने लिख लिया होगा, मैंने परिभाषा बोल दी थी, उसके बाद आपको सारी बातें लिखनी है, ठीक है। यहाँ तक अपना काम था कूलाम का, उसके बाद अपन ने सवाल कर लिया यहाँ पे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सवाल समझ आ गया ना, इसकी भी आपको मैंने बता दी। चलिए, कूलाम का नियम क्लियर है, पक्का। फॉर्मूला तो हो गया F बराबर K Q1 Q2 बटे में R², और K को क्या लिखना है, हवा के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युतशीलता, मान क्या होता है 8.85 × 10⁻12, मात्रक होता है इसका कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आता है मात्रक, मैंने आपको निकाल के K का दिखाया था अभी, तो इसका उल्टा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसी का आगे का, उसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी को कई बार बोलेंगे परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिखाते हैं किससे, कैसे, या फिर एप्सिलॉन R से दिखाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक मैं लिखता हूं एक बार। नेक्स्ट टॉपिक आपका आपेक्षिक, लिखो आप भी, हेडिंग डालिए आपेक्षिक विद्युतशीलता। जब भी लेक्चर देखो कॉपी और पेन साथ लेके बैठा करो, लिखा भी करो साथ साथ, नोट्स में बोल दिया पॉज करके लिख लियो, उस टाइम पहले समझिए फिर आराम से लिखिए। आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसी को कई बार बोलते हैं परावैद्युतांक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिखाते हैं किससे, कई बार एप्सिलॉन R से या कई बार K से भी दिखा सकते हैं, तो अपन यहाँ अपन एप्सिलॉन R से ही दिखा रहे हैं। तो ये क्या होता है देखिए, किन्हीं मतलब दो आवेशों के मध्य बल, दो आवेशों के मध्य बल जो फोर्स है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा, निर्वात में सबसे मैक्सिमम होगा। देखिए आपका गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि कूलाम बल माध्यम पर डिपेंड करता है, और ये निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। और बाकी किसी मीडियम में, पानी की बात करो, लिक्विड में कहीं घट जाएगा, माध्यम में मतलब घट जाएगा, जैसे पानी हो चाहे ऑयल हो, माध्यम में घट जाएगा। तो माध्यम में बल निर्वात की तुलना में जितने गुणा कम हो जाता है, घट जाता है, उसे बोलते हैं उस माध्यम का
परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता परिभाषा लिख सकते हो कि माध्यम में बल, लिख लीजिए, माध्यम में बल निर्वात की तुलना में, माध्यम में बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम हो जाता है, जितने गुना कम हो जाता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर? क्या बोला मैंने? माध्यम में बल, लिख लीजिए साथ साथ, माध्यम में बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम हो जाता है, माध्यम में बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम हो जाता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक ऑब्लिक आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यानी आप बोल सकते हो, इसको दिखाते कैसे, देखिए, माध्यम में बल यानी Fm निर्वात की तुलना में जितने गुना कम, गुणा कम, गुणा कम मतलब ये नीचे आ रहा है। देखो अगर ऐसा लिखा ना आपने एप्सिलॉन आर इंटू एफ, इसका मतलब तो एप्सिलॉन आर गुना बढ़ गया। एफ का मतलब क्या है? फोर्स इन वैक्यूम, दोनों आवेशों के मध्य निर्वात में बल। और एम मतलब मीडियम, एम मतलब माध्यम, माध्यम समझते हैं, हवा एक मीडियम हुआ, पानी एक लिक्विड, पानी एक मीडियम हुआ, वाटर एक मीडियम हो गया, ऑयल एक मीडियम हो गया, माध्यम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जितने गुना कम, तो ये भाग में आएगा, तो ये होता है आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो देखिए आप लिख सकते हो एप्सिलॉन आर बराबर एफ बटे में एफ एम। एफ का मतलब है निर्वात में बल और एफ एम का मतलब माध्यम बल। यानी आप इसकी एक परिभाषा और बोल सकते हो गणितीय रूप में कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल व माध्यम में बल के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। जैसे आपको याद है, दोनों सही है। देखो एफ क्या है? निर्वात में बल, एफ एम क्या है? माध्यम में बल। यानी किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल व माध्यम में बल के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अनुपात समझो ना, ए अनुपात बी को ए बटा बी बोल सकते हो, ये अनुपात के बारे में बात कर ली। अब देखिए, तो निर्वात में बल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। भाई दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए, तो इनके बीच में निर्वात में बल क्या होता है? ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। और माध्यम में बल क्या होता है? मैंने लिखवाया था अभी आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये आया था, लिखवाया था ना अभी, माध्यम में लिखवा रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब देखिए तो कट जाएगा सब कुछ, तो क्या बचेगा? एप्सिलॉन आर बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट बटे में 1/एप्सिलॉन तो बचेगा। इसको सोल्व कर लो, तो आप जानते हो ये 1/एप्सिलॉन नॉट, ये आपका बन जाएगा कितना? एप्सिलॉन नॉट बटे में 1। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिलेगा एप्सिलॉन आर बराबर क्या मिला? एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। यानी एक परिभाषा और बोल सकता हूं मैं किसकी? आपेक्षिक विद्युतशीलता की या परावैद्युतांक की। क्या? कि माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता का, जो आपको याद रहे, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। और मैंने शुरू में बोलती कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम हो जाता है उसे किसी माध्यम में जितने गुना कम हो जाता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो मेरे हिसाब से बेटर ये वाला अनुपात के रूप में बोलना बेटर होता है अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो। यहाँ से क्या बोला कि माध्यम की विद्युतशीलता, भाई एप्सिलॉन क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते। तो ये हो गया। और यहाँ से आप बोल सकते हो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर, इसको इधर गुणा कर दो। यानी आपको माध्यम की विद्युतशीलता निकालनी है तो क्या करो? आपेक्षिक विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता से गुणा कर दो। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ तक आप ये भी इसमें ये बात नोट कीजिए। ओके, क्लियर है? एग्जाम में कैसा आएगा लिख लोगे? परिभाषा वगैरह आई तो लिख लोगे ना कि आपेक्षिक विद्युतशीलता परिभाषित कीजिए या परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए, तो आप लिख लोगे। तो ये हो गया आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ने से पहले एक दो सवाल आपको मैं करवा देता हूं, और सवाल करवाने के बाद में आपको फिर कूलाम नियम का सदिश रूप बता देता हूं। तो एक दो सवाल इसके ऊपर पहले अपन एक दो सवाल यहां पर कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल। चलिए यहां तक लिए तो आप एक बार नोट करो। तो यहाँ पे अपन एक दो सवाल करते हैं और फिर आगे इसका सदिश रूप और अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक मजा आ गया? नोट्स साथ साथ बनाओ,
नोट्स अच्छे वही होते हैं जो आपने खुद ने लिखे, क्योंकि खुद का लिखा हुआ अच्छी तरह समझ में आता है। तो नोट्स भी आप लेक्चर के साथ साथ ही बनाइए, किसी पीडीएफ के भरोसे मत बैठिए। लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाओ, मज़ा उसी में आएगा, क्योंकि वो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे और उसका मज़ा ही अलग होता है कि आपको क्या आपने लिखा, आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ लिखी और कैसे लिखी हुई है, वो आपको सब कुछ पता रहता है। तो लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स बनाइए। चलिए आगे अपन एक दो सवाल करते हैं कूलाम नियम के, बिल्कुल बेसिक सवाल। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि दो आवेश है, दो आवेश है। क्वेश्चन नंबर 1, दो आवेश है जिसमें एक का मान है Q1, 2 × 10⁻⁷ कूलाम है, और दूसरा है Q2, 3 × 10⁻⁷ कूलाम है, और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है आपको R दे रखी है, मान लो 3 मीटर दे रखी है। क्या दे रखी है? 3 मीटर दे रखी है। तो क्या करना आपको, इन दोनों आवेशों के मध्य बल बताओ। एग्जाम में ऐसा लिखा होने आता है, एग्जाम कैसा आता है कि दो आवेश जिनका परिणाम 2 × 10⁻⁷ कूलाम व 3 × 10⁻⁷ कूलाम है, वह इनके बीच की दूरी 3 मीटर है और ये हवा में रखे हैं, तो इनके मध्य वैद्युत बल या कूलाम बल का मान ज्ञात कीजिए। जैसे लैंग्वेज में लिखा होता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आगे बात समझ में, ये वैसे आपकी बुक का जो एनसीईआरटी की बुक है उसके पीछे के जो सवाल है उसमें पहला सवाल ऐसा है, वहाँ पे 30 सेंटीमीटर कर रखा है, मैंने डेटा चेंज कर 3 मीटर कर दिया। सवाल वही आपकी एनसीईआरटी का सवाल नंबर 1 ही, एक तरह से डेटा मैंने चेंज कर दिया, वहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, मैंने 3 मीटर कर दिया। सवाल समझ आ गया कि दो आवेश 2 × 10⁻⁷ कूलाम व 3 × 10⁻⁷ कूलाम है, वह इनके बीच की दूरी 3 मीटर है और ये हवा में रखे हैं, तो इनके मध्य वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। तो देखिए दो आवेश है, Q1 है और एक क्या है, Q2 है। Q2 का मान क्या रखा आपको, 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q1 का मान क्या रखा, 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और इनके बीच की जो दूरी है R वो देखिए आपको 3 मीटर। आप क्या बताना है, इनके बीच में बल बताना है, फोर्स बताना है। क्या बताना है आपको, इनके बीच में फोर्स, और कहाँ बताना है, हवा में। माध्यम में चेंज हो सकता है, तो वहाँ फिर आपको माध्यम कोई आपेक्षिक विद्युतशीलता या कुछ देके आपको चलेगा। तो देखिए F क्या होता है, F होता है KQ1 Q2 बटे में R²। सिंपल सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल, इसमें कोई खास बात नहीं। इसको कोई 10th क्लास का क्या 6th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, F बराबर KQ1 Q2 बटे में R²। केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो रख लो, K का मान कितना होता है, 9 × 10⁹। Q1 क्या दे रखा है, 2 × 10⁻⁷। Q2 क्या दे रखा है, 3 × 10⁻⁷, और नीचे R क्या दे रखा है, 3 का वर्ग कर दो। मीटर में दिया तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर में होता तो इसको मीटर में चेंज करते हैं। अगर सेंटीमीटर में होता, बुक में जो देखा सेंटीमीटर देखा, तो वहाँ इसको मीटर में चेंज करने के लिए सेंटी की जगह अपन 10⁻⁷ मीटर यूज़ कर लेते, ये मीटर में चेंज हो जाता अगर होता तो, लेकिन यहाँ पे मीटर में ही है। तो 3 का वर्ग कर दो। अब 3 का वर्ग 9, ये 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 दूनी 6 और 6 10⁹, और यहाँ पे कितनी है, 10 की पावर -14, -7 तो 9 - 14, यहाँ पे 9 - 14 कितना बचेगा, -5, ये बचेगा 9 -5 बचेगा। तो 6 × 10 की पावर -5 न्यूटन, ये आंसर आ गया। 6 × 10 की पावर -5 न्यूटन, ये हो गया सिंपल आंसर। बोलो क्लियर है। तो ये बिल्कुल आसान सवाल। अगला सवाल है, अगला सवाल करते हैं। चलिए ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, ये तो आप नोट कीजिए, अगला सवाल अपन सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसको रब कर दूं। अगला सवाल ये है, 2 धनायन है। क्या है, 2 धनायन है, 2 धनायन। अब धनायन क्या होता है, धनायन इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या बनता है, धनायन बनता है। तो 2 समान धनायन, एक समान आवेशित धनायन। 2 सवाल ये है, 2 एक समान रूप से आवेशित, 2 सवाल लिख लो, 2 एक समान रूप से आवेशित धनायन, एक दूसरे को 3.7 × 10⁻⁹, 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित करते हैं यदि
इनके बीच की दूरी, यदि इनके बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है, 5 एंगस्ट्रॉम है, तो इनमें सामान्य अवस्था की तुलना में, तो इनमें सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, ये सवाल है। अच्छा सवाल, थोड़ा सा समझ में आया कि दो धनायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन बनता है, और दोनों का आवेश सेम है, दोनों समान रूप से आवेशित, +2 मान लो दोनों एक समान रूप से आवेशित है। और आप जानते हो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इनके बीच में जो बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल का मान एक दूसरे को 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी आपको इनके बीच में फोर्स का वैल्यू भी दे रखा है, प्रतिकर्षण बल का मान भी दे रखा है। और जब इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम है, तो बताना क्या है, तो इनमें सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। भाई धनायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के त्यागने से आपका धनायन बनता है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, यानी सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, ये सवाल है। पहले पड़ेगी बात, तो देखिए सोल्व करते हैं। जो दिया वो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देखिए, अच्छा सवाल है, समझना पड़ेगा। देखिए फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स का, यानी आपको यहाँ डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स ही करने एक तरह से। थ्योरी में ज़्यादा थ्योरी भी आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा थ्योरी मतलब फिजिक्स समझना है तो आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ेंगे। न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस, वैल्यू रखो, आंसर निकालो, मैथ्स की तरह बिल्कुल। सर मैथ्स तो नहीं आती, तो इतनी मैथ्स नहीं आती, यहाँ तो केवल फॉर्मूला बेस होता है, ठीक है, ज़्यादा न्यूमेरिकल टफ होता नहीं है। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, न्यूमेरिकल टक टक होंगे, कैसे होंगे, टक टक, कैसे होंगे, टक 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 टक। चलिए, तो f का मान क्या रखा आपको यहाँ पे, f 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन दे रखा है, और दोनों के बीच की दूरी दे रखी है r 5 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻10 मीटर, पता है ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। और क्या दे रखा, और कुछ नहीं देखा, बस ये दे रखा। हाँ, दोनों समान आवेशित है, एक समान है, दोनों पे आवेश का मान Q1 बराबर Q2, आप सिंपल Q मान लो। एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से इसको कर दो आप आवेशित धनायन, एक समान रूप से, दोनों का आवेश सेम है। अब आप जानते हो क्या, F बराबर K Q1 Q2 बटे में R²। तो F का मान कितना है, F का मान है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। K का मान कितना है, K का मान तो जानते हैं 9 × 10⁹ होता है, याद कर लो क्या, तो 9 × 10⁹ होता है। इंटू में Q1 Q2 सेम है, Q × Q, मैंने Q मान लिया, आवेश पता ही नहीं है, Q मान लिया ना, बटे में R²। R क्या दे रखा है, 5 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 × 10⁻10 का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3.7 × 10⁻⁹, और यहाँ पे 9 × 10⁹, इसको आप कर दो Q², और यहाँ पे जगह 25 × में 10⁻20 हो जाएगा, 10⁻20 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना, यहाँ से सोल्व करेगा, आप Q का मान निकालो, और Q आ जाएगा तो N निकालना, तो बिल्कुल कौन सा, बाएं हाथ का खेल, दाएं हाथ का, जो किसी भी हाथ का खेल मान लीजिए आप। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो क्या आएगा, देखिए इसको इधर गुणा कर दो, तो 3.7 × में 10⁻9, ये इधर भाग वाला इधर गुणा में आएगा, यानी 25 × में 10⁻20, और यहाँ पे ये गुणा में आएगा 9 × में 10⁻9। अब देखिए क्या बनेगा, बराबर क्या होगा, Q², उस Q को लिख लो आप, इधर लिख लीजिए 3.7। तो अब इसको सोल्व करना है, तो क्या आएगा, देखिए Q बराबर, तो यहाँ सोल्व करते देखिए माइनस का 9, ये प्लस का 9 ऊपर आके बन जाएगा माइनस का 9, -9 माइनस का 18 माइनस का 20, यानी 10⁻38 बन जाएगी। तो यहाँ से 3.7 × में 25 बटे में 9 × में 10⁻38, Q² बराबर, तो Q बराबर वर्गमूल के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, 9 का कितना होगा, 3, ठीक है, और 3.7 का निकालना बस की बात नहीं है, तो दिमाग लगाओ। 3.7 किसके पास में जा रहा है, 4 के पास, 3.7 लगभग कितना है, 4, और वर्गमूल 4 का मान कितना होता है, 2, तो 3.7 का तो 2 से कम ही होगा,
3.7 का तो 2 से भाई 4 का होता है 2, तो 3.7 तो 4 से कम ही है ना, तो इसका होगा कम, और ज़्यादा भी कम नहीं है, थोड़ा बहुत ही कम है, तो इसका 1.9 के करीब आएगा इसका आंसर। तो 1.9 इंटू में 10 का माइनस का 19 करो। कैसे? माइनस का 38 वर्गमूल से बाहर माइनस का 19 से ही निकलेगा। ये क्यू का मान आ गया। अब क्यू का मान ये आ रहा है, अब निकालना, इसको सोल्व करेंगे तो क्यू तो ये आ गया। अपने को क्यू नहीं चाहिए, अपने को चाहिए इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन कम है? तो यहाँ लेक्चर फर्स्ट आप देखा होगा आपने, आवेश पता है एन निकाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर एन ई होता है। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई होता है। तो यहाँ से एन बराबर क्या आएगा? क्यू बटा ई आएगा। क्यू बटा ई। अब ई क्या होता है? ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एन बराबर क्यू का मान ये रहा 5/3 इंटू में 1.9 करीब में आ गया, इंटू में 10 की पावर माइनस का 19, और नीचे इसका मान कितना होता है? ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो 10 की पावर माइनस 19 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए, लगभग ये आपका आ रहा है 5 ऊपर 1.9 और नीचे आ रहा है आपका 3 इंटू में 1.6। इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना आ रहा है इसको सोल्व करने पे? 5 इंटू 19 बटे में 3 इंटू में 16, 16 48। इसको आप 16 साल करोगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। कितना आएगा देखिए, 19 जा 95 बटा, ये होता ना 95 बटे में 16 48, सही बोल रहा हूँ मैं? 19 इंटू, एक मिनट गुणा भाग करना आपको। तो देखो 95 डिवाइड बाई 48 आ रहा है 1.9, कितना आ रहा है? 1.979 करीबन ऐसा आ रहा है। क्लियर है? किसका मान आ रहा है? किसका मान आ रहा है? एन का मान। किसका मान आ रहा है? एन का मान। यहाँ एन था, एन का मान आ रहा है। सवाल अच्छा समझना पड़ेगा। तो एन बराबर 1.979। अब देखिए एन का मान आपने पढ़ा है, आवेश तो क्वांटिकृत राशि। इस सवाल में बहुत सारी बातें छुपी हुई है, आप भाग मत जाना कहीं, क्या पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ना। सवाल अच्छा तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बात पहले पढ़ रही है, सवाल अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे समझना, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब n का मान कितना आ रहा है? 1.979। अब आपने पढ़ा है n तो क्या होता है? +-1, यानी 1 2 3 4। आवेश का क्वांटिकन पढ़ रखा है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 जाएगा। यानी जब भी किसी वस्तु पर जो आवेश का मान है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। तो यहाँ n का मान कितना आएगा? लगभग 2 भाई, 1.99 समथिंग। तो आप ये किसके पास आ रहा है? लगभग 2। तो n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी सामान्य अवस्था इसमें 2 ई माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ये हो गया आपका आंसर। सवाल समझ में आ गया? तो ऐसा सवाल आपको न्यूमेरिकल्स, अगर देखो बोर्ड में कोई ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बिल्कुल फॉर्मूला बेस। यानी आपने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया तो चैप्टर फर्स्ट के साथ साथ ही आप इसके न्यूमेरिकल्स भी, एग्जाम जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसके एग्जाम्पल सारे लगा लो, उसके पीछे के सारे न्यूमेरिकल्स कर लो। आपका बोर्ड क्या, आपका नीट और जेई मेन तक की तैयारी हो जाएगी। नीट और जेई मेन तक की तैयारी आपकी हो जाएगी। और बोर्ड के लिए बेटर करना है तो साथ में आप यूज करो PYQs, प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले 10 साल के क्वेश्चन लगा दो। पिछले 10 साल के क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, गारंटी के साथ आपके 56 में से 40 नंबर तो इजीली आ जाएंगे, अगर आपने PYQs भी लगा दिए। PYQs समझते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसके वीडियोज मैंने अपलोड कर रखे हैं। PYQs तो भाई सिलेबस चेंज कोई खास चेंज नहीं हुआ है, वही सिलेबस लगभग। मैंने 2013 से लेके 2020 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके मैंने सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। इसी बार मैंने बनाया लॉकडाउन के अंदर, मई के अंदर ही। 2013 से पिछले 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो आप चैप्टर वाइज कैसे करना है? ईयर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज। जो भी चैप्टर चल रहा है उसके चैप्टर वाइज आप PYQs लगा दीजिए। जैसे आपका यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट है, वो मैंने जो अपलोड राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों में मिला के था। राजस्थान बोर्ड की जो बुक का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों मिला के आपकी इस बुक का चैप्टर फर्स्ट, एनसीईआरटी में उसको चैप्टर फर्स्ट पूरे को एक ही कर रखा है। ठीक है, तो आपको चैप्टर वाइज PYQs भी लगाने, जैसे यही आपका होना चाहिए। चैप्टर पूरा हुआ, साथ में इस चैप्टर से मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पिछले बोर्ड में आए हुए वह भी आपको साथ साथ में करने, न्यूमेरिकल आया है, डेरिवेशन है, वो भी साथ साथ लगाते रहिए। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। PYQs के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, वो सारे वहाँ पे पड़े हुए हैं। चैप्टर फर्स्ट के लिए इस आपकी NCERT के चैप्टर फर्स्ट के लिए राजस्थान बोर्ड का जो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों के PYQs देख लेना आप। प्लेलिस्ट बनी हुई है बोर्ड के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा।
ठीक है, ये सवाल हो गया। आगे एक सवाल और करते हैं, एक सवाल जो बिल्कुल फंडामेंटल है, इसी आवेश के ऊपर सवाल है। ये समझ आ गया ना, क्यू बराबर एन कैसे लगा दिया भाई, एन निकालना है, आवेश आ गया तो ई अपन जानते हैं, यहाँ से एन बराबर क्यू बटा ई। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। सवाल भाई न्यूमेरिकल जो करना है, भागना नहीं न्यूमेरिकल से। अगर आप पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल भी साथ साथ में आपको लगाने ही पड़ेंगे, इसके बिना काम चलता नहीं है। चलिए इसको रब कर दूं मैं यहाँ से, क्लियर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बिल्कुल आसान, लेकिन वो आपका केवल कॉन्सेप्ट चेक करेगा। क्या चेक करेगा? आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा। सवाल लिखिए, सवाल ये है कि दो एक समान रूप से आवेशित, दो एक समान रूप से, सवाल नंबर 3 आज का, दो एक समान आवेशित, दो एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित आवेश, आवेशित आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, रखे, एक बार रखे हैं तो सवाल लिखिए, रखे हैं, मैं मार्कर में इंक डाल लूँ। सवाल लिख लो। सवाल क्या है? दो एक समान रूप से आवेशित आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य लगने वाला, तो इनके मध्य लगने वाला न्यूनतम संभव बल, तो इनके मध्य लगने वाले न्यूनतम संभव बल का मान ज्ञात कीजिए। रखे हैं तो इनके मध्य लगने वाले न्यूनतम संभव बल का मान ज्ञात कीजिए। ये अच्छा सवाल है, ये शायद कई बार कमेंट्स में पूछा होगा, न्यूनतम संभव बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल समझ आ गया कि दो, कुछ नहीं दे रखा है, दूरी दे रखी है। दो एक समान रूप से आवेशित आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे, तो इनके मध्य लगने वाले न्यूनतम समय, कम से कम बल, विद्युत बल कितना? भाई आवेश है तो आवेश में तो बल कौन सा होगा? वैद्युत बल ही होगा। तो वैद्युत बल का मान आपको निकालना है, तो उस बल का न्यूनतम मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, उस फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यही आपको बताना है। तो कितनी होगी देखिए, एक समान रूप से आवेशित आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे, तो इनके मध्य लगने वाले न्यूनतम संभव बल का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? तो अपन जानते हैं बराबर K Q1 बटे में R²। यहाँ दिया क्या है आपको? दिया यहाँ पे Q1 बराबर Q2, Q मान लो थोड़ी देर के लिए, और R का मान क्या दे रखा आपको? E दे रखा है, K देने की जरूरत है नहीं, सॉरी R का मान 1 मीटर, R का मान कितना दे रखा है? 1 मीटर आपको दे रखा है। तो बताओ, तो इसको देखो, R तो 1 हो गया, बल को न्यूनतम होने के लिए K तो फिक्स है, आवेश को भी न्यूनतम होना पड़ेगा। तो आवेश का न्यूनतम संभव मान कितना हो सकता है? आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। भाई इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश कोई है क्या? नहीं है। ई मानते हैं जो देखो E/3 2E/3 ऐसे आवेश भी है, लेकिन वो स्वतंत्र, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अपने लिए जो सबसे छोटा आवेश है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अपने लिए सबसे छोटा आवेश कौन सा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इस बल को न्यूनतम होने के लिए आवेश का मान भी न्यूनतम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको आप क्या मानोगे? ई मानोगे। तो बस आंसर आ गया, F बराबर K इंटू में E, R का मान 1 का वर्ग, तो F बराबर KE², F बराबर KE²। अब आप चाहो तो K और E का मान रखें, इसका संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हो। भाई K का मान कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9, और E का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो आप ऐसा रख के आप इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप निकाल सकते हो चाहो तो। हाँ, मैंने कंसेप्ट सिखाया था, मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया। अगला सवाल फिर से कंसेप्ट है, अगला सवाल फिर से कंसेप्ट है। चलिए अगला सवाल, यहाँ तक आप पॉज करके नोट कीजिए, अगला सवाल अपन और करते हैं। ठीक है, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, सवाल लिखिए। पहले पढ़ रहा है, दो आवेशों के बीच में, मतलब आवेश का यहाँ इसको न्यूनतम करने के लिए K और R तो फिक्स है, इनको न्यूनतम होना पड़ेगा, और आवेश का न्यूनतम संभव मान लिख लीजिए। आवेश का न्यूनतम संभव मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आवेश का न्यूनतम संभव मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
ठीक है। न्यूनतम संभव आवेश कितना अपने लिए, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। चलिए अगला सवाल, इसको रब कर दे। अगला सवाल ये है, इसको रब कर देता हूँ। अगला सवाल ये है कि देखिए एक आवेश अपने पास Q है, एक आवेश Q है, इसको दो आवेश Q1 और Q2 में बांट के एक दूसरे से r दूरी पर रख दिया है। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल भाई समान है, तो प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी, या प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने के लिए Q1 Q2 का मान क्या होगा। सवाल समझ में नहीं आया, नहीं आया, सवाल लिखिए पहले। सवाल नंबर कौन सा आज का 4, सवाल नंबर 4 ये लिखो कि एक आवेश Q को, एक आवेश Q को, कैपिटल Q को, एक आवेश Q को दो भागों Q1 व Q2 में विभक्त करके मीन्स बांट के, विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रख दिया जाता है। अब देखिए एक ही आवेश को बांटा है Q1 Q2 को और समान दूरी पर रख दिया, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। r दूरी पर रख दिया जाता है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी, अधिकतम होने की शर्त क्या होगी, ये सवाल है। अधिकतम मतलब प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी। बात तो पहले पढ़ रही है कि एक आवेश है, सॉल्यूशन देखो, एक आवेश है Q, इसको दो भागों में बांट दिया, एक तो Q1 और एक Q2, और इन दोनों आवेशों को Q1 और Q2 को एक दूसरे से r दूरी पर रख दिया, तो इनके बीच बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी, या यूं भी बोल सकते हैं प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने के लिए Q1 व Q2 का मान क्या होगा। इस सवाल को दो तरीके से पूछ सकता है, प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी, या यहीं भी बोल सकता है प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने के लिए Q1 व Q2 के मान क्या होंगे। इसी के Q1 व Q2 के मान क्या होंगे, ऐसा भी पूछ सकता है। समझ में आ गया। तो देखिए, तो मान लेते हैं Q1 को अपन x मान लेते हैं, Q1 को थोड़ी क्या मान लेते हैं अपन x, तो Q2 क्या हो जाएगा Q माइनस एक्स। पहले पढ़िए भाई, Q में से अगर ये x हो गया, Q में से भाई एक टोटल चार्ज है Q में से एक भाग अपन ने माना कि पहला भाग x है, तो दूसरा भाग क्या होगा Q माइनस एक्स। ये जानते हो कि माना पहला भाग x है, दूसरा भाग Q माइनस एक्स होगा। तो मान लिया कि Q1 को अपने x मान लिया, तो Q2 क्या होगा Q माइनस एक्स, Q2 क्या होगा Q माइनस एक्स। तो देखिए, तो यहाँ पे जो f आएगा वो f क्या होगा K इंटू Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। अब Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है x, Q2 का मान क्या है Q माइनस एक्स बटे में क्या होगा r स्क्वायर। अब आपको पूछ क्या रहा है, प्रतिकर्षण बल अधिकतम करना है, तो अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए आता है, अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना आता है, नहीं आता तो देखना आज या कल वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं बेसिक मैथ्स का अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं अवकलन से। तो यही समझाता हूँ, वहाँ अगर आपको डिटेल से देखना तो वहाँ जाके देखना, बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आपको मिल जाएगा। और यहाँ भी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, फिजिक्स में जब भी आपको अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना पड़े तो क्या करना है, पहला अवकलन, एक बार पहला अवकलन आपको जीरो के बराबर कर देना, अवकलन को जीरो के बराबर करना है, फर्स्ट डिफरेंशियल जीरो के इक्वल कर देना। अधिकतम और न्यूनतम मान जब भी निकालने का सवाल आता है तो पहला अवकलन जीरो कर देना। तो देखिए यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम, तो देखिए के मध्य अधिकतम हो तो क्या करोगे, डीएफ अवकलन किसके सापेक्ष करे, ये दिक्कत है, क्यू के सापेक्ष करे, आर के सापेक्ष करे या एक्स के सापेक्ष करे, ये भी दिक्कत है। तो चेंज कौन हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है x, अपने x माना है, x यहाँ पे क्या है वेरिएबल है कि x का मान अगर मान लो 2 हुआ तो q माइनस 2 हो जाएगा, अगर x का मान 1 हुआ तो q माइनस 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर अवकलन किसके सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष करना है, जो आपका वेरिएबल है, जो आपका चर है, जो आपका परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ आप करोगे df बटे में dx बराबर 0। क्या करोगे, अधिकतम मान के लिए, अधिकतम बल के लिए, अधिकतम बल के लिए df बटा dx बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो करो यहाँ पे df बटे dx यानी d बाई dx
एफ का मान कितना है, के इंटू में एक्स क्यू माइनस एक्स बटे में आर स्क्वायर बराबर क्या करना है 0। तो देखिए के नियतांक है, आर नियतांक है, तो जो नियतांक होते हैं वो तो अवकलन से बाहर आ जाते हैं, नियतांक तो अवकलन से बाहर आ जाते हैं। तो डी बाई डी एक्स यहाँ क्या आएगा, एक्स इंटू में क्यू माइनस एक्स आएगा बराबर 0। अब देखिए ये तो किस में आएगा, 0 में चल जाएगा। तो डी बाई डी एक्स इंटू में एक्स इंटू में क्यू माइनस एक्स बराबर 0। अब करना है अवकलन। अब क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करना आता है जब भी दो फलन गुणा के रूप में होते हैं, जब दो फलन गुणा के रूप में होते हैं, जैसे d बाई डी एक्स यू इंटू में v होता है, तो एक बार में एक ही फलन का अवकलन होता है। पहले अगर u का कर रहे हो तो v हो जाएगा कांस्टेंट du बाई डी एक्स, अगर u का कर दिया तो अब u कांस्टेंट हो जाएगा और v का dv बाई डी एक्स। पहले पढ़ रही है, ये अवकलन का रूल है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये होता है। अगर दो फलन गुणा के रूप में होते हैं, देखिए फिजिक्स है, पहले की बातें काम आएगी, और मैंने बोला था कि जो भी 11th की चीज़ें काम आएगी वो भी मैं आपको साथ साथ में यहाँ कराऊंगा। तो देख लीजिए, ये 11th का पार्ट है बेसिक मैथ्स का, पूरा देखना है तो बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियो अवकलन का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे समझ लो कि दो फलन गुणा के रूप में होते हैं तो एक बार में एक ही फलन का अवकलन होता है। पहले देखिए, पहले किसका किया, अपने u का किया तो v को मान लिया नियत, फिर u का हो गया तो u को मान लिया नियत और v का कर दिया अवकलन। तो देखिए यहाँ भी दो है, एक तो x है और दूसरा q माइनस एक्स है ब्रैकेट में। तो क्या करोगे, पहले आप किसका करो, x का करो, तो q माइनस एक्स हो जाएगा नियत d बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन, x का हो गया। अब x को मान लो नियत, अब किसका करो d बाई डी एक्स q माइनस एक्स का अवकलन बराबर क्या कर देना है 0 कर देना। ये तो समझ आ गया ना, ये तो 0 में जाएगा ना, k बटा k 0 में जाएगा, r इस इधर जाए गुणा हो जाएगा, तो 0 इंटू कुछ भी, भाई नियतांक तो यहाँ भाग में जाएगा ना, यहाँ 0 बटा कुछ भी 0 हो जाएगा। अब देखिए तो q माइनस एक्स, x का अवकलन कितना होता है, x का अवकलन 1 होता है, ये तो पता होगा ना, d बाई डी एक्स एक्स की घात n, d बाई डी एक्स एक्स की घात n, घात आगे घात में से 1 कम। तो यहाँ अगर आपके पास 1 है d बाई डी एक्स एक्स, तो घात आगे घात में से 1 कम, भाई x की घात 1 मान सकते हैं, तो 1 इंटू में x की घात 0। अगर आपको ये अवकलन आता है तो आप थोड़ा सा स्पीड से आगे बढ़ा लीजिए, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि मान लो किसी को x की घात n का अवकलन नहीं आता हो, ये भी हो सकता है। तो मैं उस साल बता जिसको आता है आप जल्दी से आगे बढ़ जाइए, ठीक है। x की घात 0 और x की घात 0 का मान कितना होता है 1, किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है 1, 0 के अलावा, तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे 1। तो याद रखो x का अवकलन 1 होता है, प्लस अंदर चलो x, q का, क्यों देखो नियत है भाई, ये तो नियत आवेश 2 कूलम 3 कूलम जो भी था, क्यों यहाँ पे नियत था, तो किसी नियत राशि का अवकलन क्या होता है 0 होता है, किसी नियत राशि का अवकलन क्या होता है 0 होता है। फिर आगे देखिए x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का, इसको अलग करोगे ना ऐसे, भाई q का अलग करो, भाई ये तो बीच में माइनस है ना, q का अलग, तो नियत राशि का अवकलन होता है 0 और x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बराबर 0। तो यहाँ देखिए 0 माइनस 1 माइनस 1, तो ये बनेगा q माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा q माइनस 2x बराबर 0, यानी q बराबर 2x, यानी x बराबर q बाई 2। यानी पहला पार्ट क्या हो गया, यानी q1 क्या आ गया, q1 आ गया q बाई 2। q2 क्या होगा, तो q2 है आपका q माइनस एक्स, और q माइनस एक्स का मान कितना आ रहा है q बाई 2। तो q2 में से q बाई 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा, q2 भी आपको q बाई 2 ही मिल जाएगा, यानी दोनों आवेश q1 बराबर q2 बराबर q बाई 2 है। ये आपका सवाल हो गया, अच्छा सवाल था, अवकलन का कंसेप्ट इसमें काम में भी आया। तो ये था आपके अच्छे, मतलब 3-4 में आपको प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल, और मैंने चारों सवाल अलग अलग तरीके से आपको करवाए हैं, ठीक है। चलिए तो ये आप इसको नोट कीजिए पॉज करके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे अध्यारोपण सदिश कूलॉम नियम का सदिश रूप, ठीक है। चलिए अपन ऐसा करते हैं, आज ये इतना ही करते हैं, कूलॉम नियम का सदिश रूप अपन आगे पढ़ते हैं अगले इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आपने क्या पढ़ा, कूलॉम नियम पढ़ा, और उसके अच्छे से अपने सारे न्यूमेरिकल कर लिए, फॉर्मूला बेस भी, और मैंने आप 1-2 सवाल आपको अच्छे भी करवाए, ठीक है। तो रोज़ लेक्चर देखते ही आपको लेक्चर मिल रहे हैं 11th के भी और 12th के भी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको रोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और कोई भी आपकी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कोई सुझाव है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।